हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की एक पोएम द रोड नॉट टेकन इसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया या थीम जानेंगे, उसके बाद ब्रीफ में समरी देख लेंगे, देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में यूज किए गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो सेंट्रल आइडिया से शुरू करते हैं। The main theme of The Road Not Taken is that life is full of choices. It tells us to be careful in making decisions in life. We should be very wise and careful while making choices, as our choices shape our future. Also, once we make a decision, it is very difficult to change and start again. One bad decision could make us regret our life. All this depends on the choices that we make today. सो ये था सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग ब्रीफ समरी देखते हैं इस पोएम का। ब्रीफ समरी कुछ इस प्रकार से है। One day, the poet was walking through a forest when he come across a point from where two roads diverged in different directions. It was autumn season, so the roads were covered by leaves. Then the poet faces difficulty in making decision which one to choose. He takes his time and looks as far as he could. Both the roads looked almost similar, as nobody had traveled on it that morning. Out of those two roads, one was less traveled, which was obvious by the amount of grass on it. After thinking for a while, the poet chose the one which was chosen by less number of people. He thinks that he will take the first road some other day, though it is less likely to happen because when we make a decision in our life, it is impossible to reverse that. Then the poet says, in the future, I'll remember this moment and say that once I had to take a tough decision and I made a choice opted by very few people. And that choices made all the differences. That choice shaped my future. सो समरी ऐसा था कि पोइट जंगल के रास्ते एक बार कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक से वो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो पोइट अब वहां सोचने लग जाते हैं कि उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा। तो पोइट वहीं पर खड़े रहकर दोनों रास्तों को जितनी दूर तक नजर जाती है उतनी दूर तक देखने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिसाइड कर पाए अपने लिए बेटर पाथ। सो पोइट को दोनों रास्ते लगभग एक जैसे दिखते हैं। हालांकि दूसरा रास्ता जो है एक उनमें से एक रास्ता जिनको कम लोगों ने चूज किया था क्योंकि उसके ऊपर वो रास्ता जो ग्रासी था। सो पोइट थोड़ी देर सोचने के बाद उसी रास्ते को ऑप्ट करते हैं जिसको काफी कम लोगों ने ऑप्ट किया था। और फिर पोइट सोचते हैं कि मैं पहले वाले रास्ते को फिर कभी और दूसरे दिन ट्राई करूंगा, बट ऐसा कम ही पॉसिबल है। दिस ऑल्सो हैपेंस इन आवर लाइफ। अगर हम कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उसको रिवर्स कर पाना और एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना थोड़ा कम पॉसिबल होता है। सो पोइट बाद में कहते हैं कि फ्यूचर में मैं जब कभी इस इंसिडेंट को याद करूंगा तो मुझे ये खुशी होगी कि मैंने ऐसे रास्ते को चुना जिसको कम लोगों ने चूज किया था और उसके वजह से ही आज मैं हूं जो कुछ भी हूं। सो ये था समरी। अब हम लोग पोएम पढ़ेंगे स्टैंजा वाइज। सो फर्स्ट स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। जहां पे डाइवर्स्ड का मतलब है सेपरेटेड। देन येलो वुड क्यों कहा? येलो वुड इसलिए बोला है क्योंकि वो ऑटम सीजन है। एंड अंडरग्रोथ मीन्स अ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जहां से हम रास्ते को नहीं देख सकते। सो फर्स्ट स्टैंजा है कि जंगल के रास्ते से पोइट जा रहे हैं और वहां पे उसे दो रास्ते मिलते हैं, मतलब ऐसे पोजीशन पे वो पहुंच जाते हैं जहां से दो रास्ते डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो पोइट फील्स सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द पाथ एट द सेम टाइम। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक इंसान एक समय पे दो रास्ते पर चल ले।
क्योंकि वो एक अकेला ही इंसान है, एक ट्रेवलर है। सो द पोएट वहां पे काफी देर खड़े रहकर वो सोचते हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो पोइट वहां पर खड़े रह के एक रास्ते को काफी दूर तक देखते रहते हैं, जितनी दूर तक उनकी नजर जाती है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। काफी दूर, कुछ दूर तक देखने के बाद वो रास्ता जंगलों से, पेड़ों से ढक जाता है, इसलिए वहां से आगे पोइट उसको नहीं देख सकते। सो इसमें कहते हैं कि पोइट जंगल के रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, ऑटम सीजन था, और वहां पर एक एक जगह पे पहुंचने के बाद पोइट को दो रास्ते मिलते हैं। तो उन दोनों रास्तों में से पोइट को कोई एक ही रास्ता चूज करना था। सो पोइट वहां पर थोड़ा समय लेते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेटर होगा। तो वहां पर खड़े होके पोइट दोनों रास्तों को देखते हैं, काफी दूर तक देखते हैं, जितनी दूर तक उनकी नजर जाती है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So काफी देर सोचने के बाद पोएट एक दूसरा रास्ता चुनते, एक रास्ते को चूज करते हैं। वो रास्ता भी पहले वाले रास्ते के जैसा ही फेयर दिख रहा था, सुटेबल दिख रहा था पोएट को खुद के लिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो रास्ता जिसको पोएट ने चूज किया वो उसको खुद के लिए ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो क्यों अच्छा लग रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ठीक है, उस पे काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया था, ठीक है। सो उसी रास्ते को पोएट ने चूज किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है। अब यहाँ पोएट कहते हैं ऑल्दो वो दोनों रास्ते ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे थे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हम अपने लाइफ में भी फेस करते हैं, जब हमें कुछ डिसाइड करना होता है, कुछ बड़ा डिसीजन लेना होता है और हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमें सिमिलर ही लगते हैं। सो पोएट भी यहाँ पे सेम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। देन मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ trodden का मतलब है walked over, जिस रास्ते पर चला गया। सो पोएट कह रहे हैं उस दिन यानी उस सुबह को दोनों रास्ते एक जैसे ही लग रहे थे, ठीक है, क्योंकि उस दोनों रास्तों से सुबह से कोई भी इंसान उन रास्तों के ऊपर से नहीं गया था, क्योंकि जो लीव्स थे वो बिल्कुल भी ट्रॉडन, अगर ऑटम सीजन में लीव्स के ऊपर रास्तों, सड़कों पर पत्ते गिरे होते हैं और अगर उसके ऊपर से चलो तो ये पत्ते थोड़े से टूट जाते हैं। सो पोएट को वो एकदम बिल्कुल इंटैक्ट दिख रहे थे, इसलिए पोएट को समझ आ गई कि उस दिन उस रास्ते से कोई भी इंसान गया नहीं था। सो पोएट ने दूसरे रास्ते को चूज किया। एंड आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उसने ऐसा सोचा कि जो दूसरा रास्ता बच गया है उसको मैं किसी दूसरे दिन उसके ऊपर से जाऊंगा। हालांकि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पोएट इस बात को जानते थे कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक रास्ते से इंसान आगे चला जाए, अगर लाइफ में एक डिसीजन हम ले लेते हैं तो बहुत ही कम ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि उस डिसीजन को हम रिवर्स कर पाए, अंडू कर पाए और बिल्कुल नए सिरे से एकदम स्टार्ट कर पाए, फिर से शुरू कर पाए। सो पोएट को इसलिए ऐसा डाउट हो रहा था, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। So next, moving to the last stanza, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So साई का मतलब क्या होता है? एक रिलैक्सिंग ब्रेथ जब हम लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उसको साई कहते हैं। एंड हैंस का मतलब है इन द फ्यूचर। हैंस जो यहाँ यूज किया गया है इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब है आगे समय में, बाद में कभी। सो
पोएट यहाँ पे कहते हैं कि फ्यूचर में मैं इस मोमेंट को याद करके रिलैक्स होके ऐसा सोचूंगा कि मेरे लाइफ में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा मोड़ आया जहां से मुझे दो अल्टरनेटिव में से किसी एक को चूज करना था, और मैंने उसमें से एक ऐसे रास्ते को चूज किया which was less traveled by, which was opted by very few people, and that has made all the difference. And उसी डिसीजन की वजह से ये सारा जितना भी अभी कुछ है, मैं जो भी हूँ या मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस आए, मैंने जो भी अचीव किया, वो सारे उसी डिफिकल्ट चॉइस, उसी डिफिकल्ट डिसीजन की वजह से है जो मैंने उस वक्त पे चूज किया था। सो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इस पोएम के अंदर यूज किया गया है उसको जानेंगे। तो अब हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे राइमिंग स्कीम के साथ। सो राइमिंग स्कीम पता करने के लिए बच्चों आपको जैसा पता ही होगा कि हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट है वुड, देन स्टूड एंड देन कुड। ये तीनों राइम कर रहा है। इसको अगर हम लोग ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलेंगे। देन ये बोथ, इसको बी बोल देंगे, एंड अंडर ग्रोथ ये भी बी हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम जो है यहाँ इस पोएम के अंदर निकल के आता है वो है ए बी बी देन ए देन बी। सो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए एंड बी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है इसके अंदर वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कहाँ कहाँ है आप अभी देखते हैं हम लोग। टू रोड्स दैट रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। ठीक है। सबसे पहले ही जो ये यहाँ पे वर्ड यूज किया गया टू रोड्स, तो यहाँ पे रोड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिव्स या चॉइसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर लाइफ, है ना, फॉर एंड रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों जगह पे एंड रिपीट किया गया है, तो ये है एनाफोरा। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड किसी दो वर्ड के स्टार्टिंग में अगर रिपीट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। सो यहाँ पे वांटेड वेयर में डब्ल्यू वाला जो साउंड है, वो वाला जो साउंड है वो रिपीट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट repetition is also there. Ages is repeated. Two roads diverged in a wood. This sentence is also repeated in stanza 1 and 4. So those were the literary devices used in this poem.